जय हिंद दोस्तों जियो पॉलिटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ हमें एक चीज़ को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कहाँ कौन सी पॉलिसी कैसे किसी देश ने इस्तेमाल की और वो पॉलिसी हो सकता है शुरू में किसी भी देश के लिए इम्पॉर्टेंट सिद्ध हुई हो या फ़ायदेमंद सिद्ध हुई हो, लेकिन जैसे ही सर्कमस्टेंसेस चेंज होती हैं वही पॉलिसीज़ जो उस देश के लिए फ़ायदेमंद थी आने वाले समय में वही पॉलिसी उसके लिए डिसास्ट्रस प्रूव होनी शुरू हो जाती हैं। इस पूरे फिनोमिना के ऊपर या इसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी या अमेरिका की सैंक्शन पॉलिसी। असलियत में यहां समझिए, हर पावरफुल कंट्री या यूं कहें सुपर पावर जो है वो हमेशा चाहेगा कि दूसरे देशों के ऊपर उसका दबदबा बने और जो वो कहे दूसरा देश उसकी वो बात वैसी की वैसी माने, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऐसे में सुपर पावर के पास टू क्रिएट pressure over weak countries, कमज़ोर देशों के ऊपर दबाव बनाने के लिए असलियत में क्या होता है कि हर देश के पास, मेनली सुपर पावर्स के पास कुछ ना कुछ टूल्स होते हैं या यूं कहें कि कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स या कई जगह पॉलिसी क्रिएट करो वो होते हैं जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर देश पर दबाव बनाया जा सकता है। उसमें चाहे मिलिट्री पावर हुआ, चाहे उसके अंदर इकोनॉमिक पावर हुआ, चाहे उसके अंदर डिप्लोमेटिक हुआ, चाहे और दूसरे तरीके से हुआ, या फिर प्रोपेगेंडा वॉर हुआ कि उस देश की सरकार के खिलाफ ही उस देश में प्रोपेगेंडा चला दो और उस सरकार को उखाड़कर फेंक दो। इस आज की दुनिया में खासकर कोल्ड वॉर पीरियड में मिलिट्री तो कभी भी एक सॉल्यूशन रहा नहीं है कि सेना के दौर पे तुम आप जाओ और किसी को भी डरा दो, धमका दो। डिप्लोमेटिक मामले में अगर आप देखें तो रशिया जब तक यूएसएसआर था और जब तक अमेरिका था, यूएसएसआर और अमेरिका दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट में हमेशा रहते थे। और आज के दिन अगर आप देखें तो असलियत में चाइना वर्सेस अमेरिका चल रहा है और दोनों के दोनों एक दूसरे से फाइटिंग में है। वही प्रोपेगेंडा वॉर ये होता है कि उस देश के अंदर रायट्स करवा दो, प्रोटेस्ट करवा दो या कोई भी मूवमेंट चलवा दो और उस प्रोटेस्ट की हेल्प से आप वहां पर टर्मोइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल है अरब स्प्रिंग। और अरब स्प्रिंग के मामले में साफ बात है कि इस दुनिया के, अरब दुनिया के अंदर जो भी उथल पुथल हुई, जो भी उठापटक हुई, वो सारी उथल पुथल, वो सारी उठापटक सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की करवाई हुई प्रोपेगेंडा वॉर थी ताकि उसके हथियार ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। यहां पर मैं जिस चीज़ को जानबूझकर छोड़ गया वो था इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी। असलियत में ये जो है ये वेपन यूज्ड बाय अमेरिका, सबसे ज़्यादा ये अमेरिका इस वेपन का इस्तेमाल करता है, या इसे वेपन नहीं कहोगे तो आप इसे टूल कहोगे कि इस टूल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अमेरिका ने ही किया है। सबसे ज़्यादा अमेरिका ने ही इस टूल का इस्तेमाल किया है, इकोनॉमिक सैंक्शंस का। मामला क्या है इसे समझिए। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं
यानी इस दुनिया की जो भी अर्थव्यवस्था है, उस पूरी अर्थव्यवस्था को अगर आज के दिन मॉडर्न वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर आप बात करते हैं जो आज के दिन चल रही है, उसमें दो चीजें सबसे बड़ी हैं। एक तो है बैंकिंग और दूसरा है इन्वेस्टमेंट। असलियत में किसी भी देश को इस दुनिया के अंदर, खासकर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर यानी वैश्वीकृत दुनिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो दो चीजों पर चलती है, एक बैंकिंग और दूसरा इन्वेस्टमेंट। और तीसरा इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डॉलर, जो कि एक इंटरनेशनल करेंसी है। और असलियत में ये एक इंटरनेशनल करेंसी है। और असलियत में अगर आप यहां पर देखें इस इंटरनेशनल करेंसी के नाम पर, तो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा इफेक्ट एस्टेब्लिश किया या डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया, तो अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने या अपने प्रभाव में लाने के लिए तीनों की तीनों चीजों पर सबसे ज्यादा काम किया। यानी पूरी दुनिया को कहा कि आप हमारा डॉलर इस्तेमाल करो, हमारी तरह इन्वेस्टमेंट करो, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो या हमारी कंपनीज को अपने यहां इन्वेस्ट करने दो, और पूरी दुनिया के अंदर बैंक्स खोले कि पूरी दुनिया के देश इन्हीं बैंकों से पैसे का लेन देन शुरू करें। मार्शल प्लान आया था, 13,000 बिलियन डॉलर का एक मार्शल प्लान आया था जून 1947 के अंदर, और उसी मार्शल प्लान को ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से शुरू किया। ईस्टर्न यूरोपियन डेवलपमेंट प्लान कहलाता था ये। तो उस प्लान को वहां शुरू किया और उससे पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का जो डॉलर है वो सबसे ज्यादा महंगा और सबसे ज्यादा पावरफुल करेंसी बनकर उभरा। यानी अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है, होल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड या फिर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो असलियत में जिन तीन चीजों पर या तीन पहियों पर घूम रही है, उसमें एक बैंकिंग है। और इस बैंकिंग का जो मेजॉरिटी पार्ट है, यानी इस बैंकिंग के ऊपर अमेरिका और अमेरिकन अलाइज का कब्जा है। यानी दुनिया के जितने भी बड़े बैंक्स हैं, जिनकी दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में ब्रांचेस हैं और दुनिया के हर जगह पर वो, यानी दुनिया के लगभग सभी बड़े देश और कंपनियां इन्हीं बैंक्स के थ्रू काम करती हैं। तो ये बैंक्स असलियत में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के कंट्रोल में हैं। हालांकि इसका जो मॉडर्न फॉर्म है उसे भी अगर आप देखें तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ बैंकिंग को अगर आप देखेंगे, मॉडर्न बैंकिंग की फॉर्म को, चाहे आप इसमें एटीएम ले लें, चाहे मास्टर कार्ड वीज़ा हो जाए, या फिर आप इसमें नेट बैंकिंग ले लें, इस नेट बैंकिंग से लेकर सब चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोप ही डोमिनेट करते हैं। और मेनली इस पूरी नेट बैंकिंग का चाइना या कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया की नेट बैंकिंग का लगभग 80-85-90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन बैंक्स की सर्विसेज लेता है, और इन सब के सर्वर्स भी अमेरिका के अंदर ही प्रेजेंट हैं। दूसरी तरफ डॉलर है, जो कि अपने आप में दुनिया की सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली इंटरनेशनल करेंसी है। और इस इंटरनेशनल करेंसी के साथ आज के दिन यूरो जो है वो भी आ चुका है, और आज के दिन ब्रिटिश पाउंड भी आ चुका है। असलियत में आज भी अगर आप देखते हैं 60 से लेकर 70% दुनिया की ट्रांजैक्शंस जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं वो डॉलर के थ्रू होती हैं।
डॉलर के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो सबसे बड़ा मार्केट अगर डॉलर का है और ये डॉलर जो है वो अमेरिकन डॉलर की मैं बात कर रहा हूं, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर ये अमेरिकन डॉलर जो है वो डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। और तीसरी तरफ अगर आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो यहां पर भी पूरी दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट में शेयर मार्केट्स मायने रखती हैं। और असलियत में शेयर मार्केट और दूसरी फंडिंग्स की तो मैं अभी बात नहीं कर रहा। अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो आज के दिन सबसे ज्यादा, अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो आज के दिन सबसे ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं और दुनिया की लगभग जितनी भी लिस्टेड शेयर मार्केट्स हैं उन सब में ये अमेरिकन कंपनीज इन्वेस्टमेंट बनाए रखती हैं, उन शेयर मार्केट्स को ऊपर नीचे करके अपना पैसा बनाती रहती हैं। तभी आप देखेंगे लेकर जितने भी बड़े बड़े बैंकर्स हैं वो अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस यानी यूरोपियन कंट्रीज से ही क्या नाम है रिलेट करते हैं, कोई और दूसरी उससे नहीं है। और यहाँ तक कि फॉर्च्यून 500 नाम की जो मैगजीन है उसमें भी अगर आप पिछले 25 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो 125 प्लस जो कंपनियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की होती हैं टॉप 500 में। और उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस या यूरोप की अगर आप बात करें तो इसकी भी अप्रॉक्सीमेट 200 के आसपास कंपनियां होती हैं। यानी बहुत पावरफुल कंपनियां, दुनिया की जितनी भी पावरफुल कंपनियां हैं वो सारी की सारी पावरफुल कंपनियां कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यूरोप और अमेरिका से रिलेटेड हैं। और ये लोग शेयर मार्केट के ऊपर भी कंट्रोल बनाए रखते हैं। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, जियोपॉलिटिक्स में यहां बहुत मायने रखता है। अब सोचकर देखिए, यानी कि दुनिया के जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मोटे तौर पर समझा रहा हूं कि दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके ऊपर अमेरिका और उसके अलाइज का ही कंट्रोल है, समझे। और अमेरिका और उसके अलाइज ही नॉर्मली कंट्रोल करते हैं। अब यहां से सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी अमेरिका किसी भी दूसरे देश को पनिश करना चाहेगा, whenever अमेरिका wants to punish any other country, अमेरिका किसी भी दूसरे कंट्री को पनिश करना चाहेगा या प्रेशर क्रिएट करना चाहेगा और वो मिलिट्री या डिप्लोमेटिक प्रेशर्स के अंदर इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा। अच्छा, इसके साथ अमेरिका का जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एजेंसीज हैं, यानी क्या नाम है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनके ऊपर भी बहुत तगड़ा कंट्रोल है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो दुनिया के अलग अलग देशों को फंडिंग देते हैं, उनके ऊपर भी बड़ा कंट्रोल है। अब ऐसे में अगर अमेरिका अपने किसी भी दुश्मन देश या किसी भी देश के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहे या पनिश करना चाहे तो उसकी इकोनॉमिक अटैक सबसे बड़ा होता है। इस इकोनॉमिक अटैक के लिए अमेरिका जो है उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग लेवल के सैंक्शंस लगा देता है। अलग अलग कंट्री या अलग अलग लेवल के क्या कर देता है, सैंक्शंस लगा देता है। इन सैंक्शंस यानी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ये होता है कि ये इकोनॉमिक अटैक होता है, यानी आप अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, आप अमेरिका के डॉलर को ट्रेड के अंदर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात जो ये है कि उस देश की जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उस देश की शेयर मार्केट से अपना जो फाइनेंस विड्रॉ करती हैं, अपना जो पैसा बाहर निकालती हैं, उसका सीधा सीधा असर जो है वो शेयर मार्केट के कोलैप्स के रूप में देखा जाता है। शेयर मार्केट के कोलैप्स के रूप में देखा जाता है। शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती है, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती है।
अब जब शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिरेगी तो उस देश की कंपनीज का क्या हाल होगा, उस कंपनीज की बैंड बजा देंगे। एक एक बार में 3-3 लाख, चाइना जैसे शेयर मार्केट को उठा के 3 लाख करोड़ का एक दिन के अंदर नुकसान और शेयर मार्केट धड़ाम, ये हालात होते हैं। और जब ये सिचुएशन होती है सैंक्शंस वाली, तो यहाँ से ये जो इकोनॉमिक अटैक होता है ये किसी भी देश की इकोनॉमी के ऊपर बुरा असर डाल देता था और यहाँ से वो देश जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ता था। उस देश के अंदर बेरोजगारी आ जाएगी। इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों? क्योंकि वहाँ पर पॉवर्टी बढ़ेगी। क्यों पॉवर्टी बढ़ेगी? क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा एकदम से, वहाँ पर गरीबी बढ़ेगी, वहाँ की फैक्ट्रियाँ बंद होनी शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस लीड्स टू पॉलिटिकल क्राइसिस। उस इकोनॉमिक क्राइसिस से अगला पॉइंट निकलता है पॉलिटिकल क्राइसिस। और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो अमेरिका के लिए एक अपॉर्चुनिटी होता है। अपॉर्चुनिटी टू अमेरिका। अपॉर्चुनिटी टू अमेरिका क्या करता है अमेरिका? वहां पर टू एस्टैब्लिश इट्स फेवरेबल गवर्नमेंट। फेवरेबल गवर्नमेंट ये असलियत में अमेरिका के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका के लिए ये असलियत में एक अपॉर्चुनिटी यानी एक क्या कहते हैं कि अवसर होता है कि किसी भी देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट करो, उससे पॉलिटिकल क्राइसिस होगा और पॉलिटिकल क्राइसिस होगा तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अपने सपोर्ट वाली सरकार को वहां पर बिठा दिया जाएगा। ये अमेरिका की पॉलिसी शुरू से रही। इसीलिए अगर आप देखोगे तो अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाकर ईरान की इकोनॉमी को ख़त्म कर चुका है। वो कहीं ना कहीं रशिया की ऊपर सैंक्शंस लगाकर रशियन इकोनॉमी को ख़त्म कर चुका है। वो वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाकर वेनेजुएला की इकोनॉमी को ख़त्म कर चुका है। वो निकारागुआ के अंदर इलेक्शन सैंक्शंस लगाकर उसकी इकोनॉमी को ख़त्म कर चुका है। वहाँ उसके बाद सोमालिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, सीरिया के अंदर भी कुछ ऐसा ही मामला है और भी ये लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है जिसके अंदर अलग अलग लेवल पर अमेरिका ने अलग अलग देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाकर उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करने की पूरी ताकत लगा रखी थी। मज़े की बात यह है दोस्तों, इन देशों के ऊपर यहाँ तक कि अफगानिस्तान को भी देखोगे तो वहाँ पर भी सैंक्शंस लगते हुए नजर आते हैं। अब सवाल इससे अगला यही है कि अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग सैंक्शंस जब लगने शुरू हो जाते हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट होता था और वो लोग घुटनों के बल आना शुरू कर देते थे, अमेरिका की टर्म्स कंडीशंस को मानना शुरू कर देते थे। लेकिन असलियत में अब सिनारियो चेंज क्यों हो चुका है? क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया के अंदर एक नए देश का उदय हुआ है, चाइना। और वो चाइना जो है आज के दिन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इस दुनिया की फैक्ट्री है, अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी भी देश की इकोनॉमी को अगर थोड़ा सा भी फाइनेंस कर दे तो उस देश की इकोनॉमी है वो फ्लोट करना शुरू कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चाइना है ये चैलेंजिंग अमेरिकन डोमिनेंस, और अब ये खुलकर अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखा जा सकता है, जो दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और वहाँ से पैसा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर पैसा इन्फ्लक्स किया जा रहा है और उन्हें
अपने कर्जे के जाल में फंसाया जा रहा है। ये काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा अमेरिका ने मार्शल प्लान बनाया कि दुनिया का कोई भी देश अमेरिका से कर्जा लेना चाहता है तो 13,000 बिलियन डॉलर्स का कर्जा वो ले सकता है, यानी अप्रॉक्सीमेट 1.13 ट्रिलियन डॉलर्स उस टाइम पर अमेरिका ने छाप दिए थे, या शायद 1.3 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। आज के दिन चाइना इसी BRI के अंदर अप्रॉक्सीमेट 3 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब आप कहोगे उससे फर्क क्या पड़ रहा है? असलियत में प्रेजेंट सिनारियो को देखिए कि यहां पर यह दुनिया लगभग 3 ग्रुप्स में बढ़ चुकी है, या यूं कहें ओपनली 2 ग्रुप्स में बढ़ चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके अलाइज मौजूद हैं, और दूसरी तरफ चाइना प्लस रशिया मौजूद है। समस्या यह है कि रशिया एक मिलिट्री पावर है, लेकिन इसके ऊपर इतने ज़्यादा सैंक्शंस थे कि इकोनॉमिक क्राइसिस से ये गुज़र रहा है, या इकोनॉमिक स्ट्रेस से ये गुज़र रहा है। क्राइसिस तो नहीं कहूँगा, स्ट्रेस कहूँगा कि ये इकोनॉमिक स्ट्रेस से गुज़र रहा है, दबाव से गुज़र रहा है। वहीं अगर मैं चाइना की बात करता हूं तो चाइना जो है वो मिलिट्री पावर तो है ही है, साथ साथ वो इकोनॉमिक पावर भी है। मिलिट्री पावर तो है ही, साथ में इकोनॉमिक पावर भी है। यहां ये मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक स्ट्रेस में है। अब जब यहां पर दोनों वर्सेस हैं तो इन दोनों के बीच में एक ताइवान इशू है। इस ताइवान इशू के अंदर चाइना हर हालत में ताइवान के ऊपर कब्जा करना चाहता है, और यहां तक कि 2 से लेकर 3 साल में अगर चाइना ताइवान पे कब्जा कर जाता है तो उसका सीधा सीधा असर अमेरिकन डोमिनेंस पर पड़ेगा, और पूरा साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का पूरा इलाका चाइना के कंट्रोल में चला जाएगा, और चाइना दुनिया के 60% ट्रेड को कंट्रोल करेगा। अब ऐसे में अमेरिका जो है वो इस ताइवान की रजीम को सपोर्ट कर रहा है कि आपके ऊपर चाइना का कब्जा नहीं होने देंगे, और इसी सपोर्ट के चलते यहां पर डेमोक्रेसी समिट बुलाया, जिसके अंदर इसका मेन ऑब्जेक्टिव, इस डेमोक्रेसी समिट का मेन ऑब्जेक्टिव टू गैदर सपोर्ट फॉर ताइवान है, कि भैया ताइवान को सपोर्ट करने के लिए टू गैदर सपोर्ट फॉर ताइवान है। ताइवान की सपोर्ट करने के लिए टू कलेक्ट सपोर्ट या टू गैदर सपोर्ट ऑफ ताइवान, ताइवान को सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए डेमोक्रेसी समिट बुलाया जाए। अब यहां इस डेमोक्रेसी समिट का एक ऑब्जेक्टिव है ताइवान इशू को सपोर्ट करना, लेकिन ऐसी सिचुएशन में सोचने वाली बात है, दुनिया के 13 या 14 देश ऐसे हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये जो डेमोक्रेसी समिट है ये 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को होना है। दुनिया के अलग अलग देश वर्चुअली अमेरिका के प्लेटफॉर्म पे आएंगे और वहां आके डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने की बात करेंगे और ताइवान इशू को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में सोचकर देखिए कि एक तरफ अमेरिका या फिर जो बाइडेन जो है वो कोशिश कर रहे हों कि भाई ताइवान के लिए सपोर्ट इकट्ठा किया जाए, वहीं पर चाइना आता है और चाइना आकर एक कंट्री को कन्विंस कर लेता है, कन्विंस अ कंट्री दैट इज निकारागुआ टू विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम ताइवान। यानी कहां तक सपोर्ट फ्रॉम ताइवान, कि ताइवान से सपोर्ट वापस ले ली जाए, ताइवान से सपोर्ट
वापस ले ली जाए। अब समस्या को समझिए, यहां पर मामला यह है कि आप एक देश यानी आप ताइवान इशू में सपोर्ट करने के लिए 2 से 4 देश बढ़ाना चाहते थे। यहां पर चाइना आपकी नाक के नीचे प्रेजेंट एक देश को आपके चंगुल से बाहर निकाल ले गया। पाकिस्तान तो पहले ही इस डेमोक्रेसी समिट के अंदर आने से मना कर चुका है और मैं इस मामले में आपको वीडियो बना चुका हूं। और साथ में सोचकर देखिए, अमेरिका की नाक के नीचे सेंट्रल अमेरिकन कंट्री अगर ऐसा करे निकारागुआ, तो सोचिए अमेरिका का ये असलियत में कितना बिग डिप्लोमेटिक फेल्योर होगा। अब आप यहां सोचकर देखिए, असलियत में अमेरिका की एक पॉलिसी है जिसे मुनरो डॉक्ट्रिन कहा जाता है। मुनरो डॉक्ट्रिन इस दुनिया में ये कहती है कि यहां ये जो पूरे का पूरा साउथ अमेरिका भी है, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये अमेरिकन डोमिनेंस वाले देश हैं और इस अमेरिकन डोमिनेंस यानी अमेरिका के प्रभाव वाले जो देश हैं, वो नो आउटसाइड कंट्री शुड इंटरफियर इन इट, इसे कहा जाता है मुनरो डॉक्ट्रिन। ये मुनरो डॉक्ट्रिन जो है ये 18th सेंचुरी में 1813-14 में ऐसी कुछ आ चुकी थी। नो आउटसाइड कंट्री इज अलाउड टू इंटरफेयर into Latin America and Central America, allowed to interfere into Central and Latin America। इस सेंट्रल और लैटिन अमेरिका के अंदर आउटसाइड कंट्री को इंटरफियर करने की परमिशन नहीं होगी। यानी जो भी दूसरा देश होगा वो यहां आकर अपनी फालतू की डिप्लोमेसी नहीं करेगा। और यही रीजन है 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ था, उसमें असलियत में रशिया ने कोशिश की थी कि यहां पर मिसाइल दाग दे या रख दे ताकि अमेरिका की नाक के नीचे अमेरिका को धोया जा सके। सोचकर देखिए, यहां यह सिचुएशन थी कि वर्ल्ड वॉर 3 होने तक के चांसेस थी, न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस थे। अमेरिका ने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया कि रशिया को क्यूबा से अपनी मिसाइलें सब सिस्टम्स हटाने पड़े। लेकिन आज के दिन क्या अमेरिका इतना ताकतवर बचा हुआ है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इसी सेंट्रल एशियन कंट्री में एक निकारागुआ है और दूसरा यहां पर एक देश वेनेजुएला है। इन 2 देशों के अंदर रशिया और चाइना की प्रेजेंस बढ़ चुकी है और यहां तक कि वेनेजुएला के अंदर तो, खासकर निकारागुआ के अंदर तो रशियन आर्मी मौजूद है ताकि उसकी प्रोटेक्शन कर सके। यहां असलियत में यहां जो गवर्नमेंट है वो एंटी अमेरिका स्टांस लिए बैठी हुई है और वो यहां पर एंटी अमेरिका स्टांस इस तरीके से ले चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और अमेरिका इनके ऊपर क्या कर चुका है, इस एंटी अमेरिका स्टांस के चलते अमेरिका ने इनके ऊपर क्या लगाया, सैंक्शंस लगाए। यानी ना तो अब ये तेल बेच सकते, ना ही कोई चीज खरीद सकते, यानी ना तो ये देश कोई चीज बेच सकते और ना ही ये देश कोई चीज खरीद सकते। अब सोचकर देखिए, असलियत में आपने इन दोनों देशों के अंदर एक स्पेस प्रोवाइड कर दिया कि इनके अपने घर से तो सारे रास्ते कर दिए बंद और इनको घुटनों पर लाने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन आपने स्पेस प्रोवाइड कर दिया खासकर चाइना को कि चाइना यहां पर आए और इनको पैसा पहुंचाए। चाइना यहां पर आए, इनको पैसा पहुंचाए, इनकी सरकारों को अपनी तरफ मिला ले। यही आपने स्पेस अमेरिका ने प्रोवाइड कर दिया कि सैंक्शंस लगाए। और यहां पर सिर्फ वेनेजुएला निकारागुआ की बात नहीं है, ईरान के साथ भी $400 बिलियन का जो ट्रेड एग्रीमेंट चाइना ने किया है, उसके पीछे का लॉजिक भी यही है।
ईरान के ऊपर लगा रखे हैं आपने क्या, सैंक्शंस, और अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस लगा रखे हैं दबाव बनाने के लिए। चाइना कहता भाड़ में गया सैंक्शंस, मैं तुम्हारे को $400 बिलियन देता हूं और अगले 5 साल अगले 20 साल तक जो है वो तेल वेल मेरे को देते रहना, मैं तुमसे खरीदता रहूंगा। अब ईरान को असलियत में $400 बिलियन जो अगले 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर मिलने वाले हैं, उससे अमेरिकन सैंक्शंस का जो प्रभाव है ईरान के ऊपर वो कम हो गया। अब अगर अमेरिकन सैंक्शंस का इफेक्ट कम हो गया तो असर क्या होगा? सैंक्शंस का असर कम होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अब ईरान को सरवाइव करने के चांसेस ज्यादा हैं और ईरान की नजदीकी चाइना और रशिया के साथ और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। चाइना और रशिया के साथ बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसा ही कुछ मामला सोमालिया के साथ है, ऐसा ही कुछ मामला इथियोपिया के साथ या सूडान के अंदर तो रशिया ने यहां पर अपना एक नेवल बेस खड़ा करने की तैयारी कर ली है। इथियोपिया के अंदर आज के दिन वॉर शुरू हो रहा है, लेकिन सोमालिया भी कहीं ना कहीं रशिया और चाइना के नजदीक जाता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका की जो दादागिरी सैंक्शंस वाली थी वो उस टाइम तक तो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रही थी जब तक कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका सुपर पावर था और कोई दूसरा देश उसके आसपास नहीं फटक रहा था, पैसे के मामले में खासकर। आज के दिन चाइना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है और दुनिया के अलग अलग देशों के साथ इतना ज्यादा ट्रेड रिलेशन एस्टेब्लिश कर चुका है, और खासकर BRI के मामले में कि पूरी दुनिया के और खासकर अमेरिकन चैनल के पैरेलली युआन का अपना एक चैनल एस्टेब्लिश कर चुका है कि पूरी की पूरी दुनिया का बड़ी संख्या में जो देश हैं वो चाइना के साथ उसके लोकल करेंसी या डॉलर के अलावा चाइनीज करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और उनकी काफ़ी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। तो शॉर्ट में दोस्तों समझ लीजिए, अमेरिका की जो सैंक्शन पॉलिसी थी जिसके अंदर उसके हर चीज़ को बायकॉट कर देना और प्रेशर क्रिएट करना, वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रही है और इसी वजह से चाइना को अमेरिका अभी भी उस सैंक्शन पॉलिसी के ऊपर अड़ा हुआ है और जिस जिस देश पर अमेरिका सैंक्शंस लगा रहा है वही देश चाइना को फोन लगाता है, उससे मदद मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, मदद मांगता है और चाइना पैसे लेके पहुंच जाता है और अमेरिका के सैंक्शंस वाले इफेक्ट को कमजोर कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आज के दिन निकारागुआ के अंदर है कि निकारागुआ ने डिक्लेयर करके कह दिया कि हम ताइवान को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम अब चाइना को सपोर्ट करेंगे, तुमने जो करना है कर लो। यानी डिप्लोमेसी के मामले में जो बाइडन एक जगह और फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, और वो भी ऐसे टाइम पर जब आप डिप्लोमेटिक समिट चालू कर रहे हो, डेमोक्रेसी समिट के नाम पर ताइवान के लिए सपोर्ट इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हो। शॉर्ट में दोस्तों असलियत में अमेरिका की जो पॉलिसी है वो यहां पर बहुत ज्यादा कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। आगे वक्त बताएगा कि किस हद तक किस तरीके से वो कामयाब होगी या रिजल्ट्स इसके क्या निकलते हैं। बहुत ज़्यादा से इसके पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं निकल रहे और कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे वक्त बताएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। अभी के लिए तो अमेरिका की हालत थोड़ी सी पतली नज़र आ रही है, बाकी समय समय पर हम इसके बारे में आपसे डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए, धन्यवाद।